बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेंटर ऑफ मास्टर एजुकेशन। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है वेक्टर एनालिसिस से। ठीक है, हमने वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट किया था जिसका चैप्टर नंबर हमने 3 शुरू किया हुआ है। ठीक है, जिसमें वेक्टर फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने इससे प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे, इससे रेलिवेंट जितने क्वेश्चन थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, यानी वो हमारे पास गिवन है साइन ऑफ टी प्लस कॉज ऑफ टी प्लस 9 के, यानी ये देख लें आप, ये वेक्टर फंक्शन है, इसमें आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है और के कंपोनेंट है। तो आपने फाइंड असल में क्या करना है, एफ ऑफ टी का मॉडुलस आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मॉडुलस हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी वेक्टर है, हम वेक्टर को कोई जनरल वेक्टर ले लेते हैं। एक वेक्टर है जिसमें एक उसका आई कंपोनेंट होगा, ठीक है, इसी तरह एक उसका जे कंपोनेंट होगा और एक उसका के कंपोनेंट होगा, यानी कि A1 A2 A3 इसके कंपोनेंट होंगे। तो उसका अगर आपने मैग्नीट्यूड लेना है तो आप यानी मॉड लेना है तो आप उसको इस तरह से डिनोट करेंगे, या सिंपल सिर्फ ए लिख देंगे, आप सिंपल सिर्फ ए लिख देंगे। ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्केयर यानी कि आई के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्केयर करें, प्लस जे के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्केयर करें, और जो के साथ लिखा हुआ है उसका स्केयर करें और उसका स्केयर रूट फाइंड कर लें। तो ये आपके पास मॉडुलस ऑफ यानी कि मैग्नीट्यूड, सॉरी मॉडुलस नहीं, मैग्नी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी वेक्टर का या वेक्टर फंक्शन का अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम इस मेथड से उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें गिवन है कि एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू साइन टी आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉज टी जे यूनिट वेक्टर प्लस 9 के यूनिट वेक्टर। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, आई कंपोनेंट का स्केयर, ठीक है, जे कंपोनेंट का स्केयर प्लस के कंपोनेंट का स्केयर। 9 का स्केयर करेंगे तो स्केयर रूट आ जाएगा, 81 आ जाएगा, स्केयर रूट करेंगे ये दोनों मिला के, तो हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, 1 प्लस 81 का स्केयर रूट, यानी कि आपके पास आंसर कितना आ गया, स्केयर रूट ऑफ 82। तो इस तरह आपने मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फंक्शन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, तो उसमें भी इसी तरह से है। इसमें आई कंपोनेंट यहाँ पे देख लें, इसमें कंपोनेंट 1 है, जे कंपोनेंट है 2 टेंजेंट टी और इसी तरह 2 टेंजेंट स्क्वायर टी। आपने उसी तरह से फाइंड क्या करना है, यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये देख लें, आई कंपोनेंट का स्केयर, जे कंपोनेंट का स्केयर और के कंपोनेंट का स्केयर, और ऊपर स्केयर रूट कर देंगे हम। अब इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो, यानी ये तो ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये इसी तरह ये भी स्क्वायर में लिखा हुआ है, यानी आप इसको कह सकते हैं ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर है। इसको 2ab की फॉर्म में हमें लिखना है इस टर्म को। तो ये जो टर्म है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 1 × 2 टेंजेंट स्क्वायर टी। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यानी ये बन गया 1, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर रूट यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपके पास सिर्फ इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, 1 + 2 टेंजेंट स्क्वायर टी। तो इस तरह हमने इसका फाइंड कर लिया मॉडुलस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम फाइंड करेंगे कि हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है। फाइंड आपने दो वेक्टर गिवन है आपके पास, एक एफ ऑफ टी वेक्टर गिवन है, एक आपके पास जी ऑफ टी वेक्टर गिवन है। आपने दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है और दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम डॉट और क्रॉस फाइंड कैसे करते हैं। उसके लिए मैं जर्नल एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, कि आपके पास कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, उसका कंपोनेंट A1 B1
सॉरी A1 और A1 A2 J कंपोनेंट, A3 K कंपोनेंट। इसी तरह एक वेक्टर है B, उसके कंपोनेंट हैं B1 I यूनिट वेक्टर, B2 J यूनिट वेक्टर, B3 K यूनिट वेक्टर। जब आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है A डॉट B वेक्टर, तो आप इसी तरह इन दोनों वेक्टर्स को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यानी कि ये आ जाएगा A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K। तो डॉट प्रोडक्ट हम करते कैसे हैं कि आई वाला कंपोनेंट आई वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, जे वाला जे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, और के वाला के वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दरमियान में प्लस आएगा। यानी आई वाला कंपोनेंट इधर A1 है और इधर B1 है, यानी A1 B1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस फिर जे वाला कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई करें तो A2 B2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस इसी तरह A3 B3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हम डॉट प्रोडक्ट इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो इन दोनों वेक्टर का अगर हमने क्रॉस फाइंड करना हो, ठीक है, यानी इन्हीं दो वेक्टर्स का हमने अगर क्रॉस फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो हम मैग्नी यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट में पहली रो में हम लिखेंगे आई जे और के, ठीक है, और फर्स्ट पे वेक्टर है ए, तो इसके कंपोनेंट लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा, यानी कि वेक्टर आएगा, और वो हमारे पास किसका आंसर होगा, A क्रॉस B का। और याद रखिए जब आप A डॉट B करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास स्केलर बनता है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट उसका नाम भी है। तो इसी तरह अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो वेक्टर आंसर आता है, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। यानी डॉट प्रोडक्ट का नाम है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। इस तरह से आप डॉट या क्रॉस वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि अगर एफ ऑफ हमारे पास एफ ऑफ टी है, एक वेक्टर गिवन एफ ऑफ टी और एक वेक्टर गिवन है जी ऑफ टी। आपने दोनों का डॉट फाइंड करना है और दोनों का क्रॉस फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो वेक्टर का हमने डॉट फाइंड करना है, तो ये दो वेक्टर लिख लिए, उनका डॉट करना है। तो ये पहला वेक्टर लिख दिया सेम एज़, ये दूसरा वेक्टर लिख दिया सेम एज़। जब डॉट हमने करना है तो आई वाला कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, इधर आई का कंपोनेंट है टी स्क्वायर, इधर आई का कंपोनेंट है ये सारा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह प्लस आएगा दरमियान, फिर जे वाला कंपोनेंट जे से, तो जे वाला कंपोनेंट है टी माइनस वन, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, टी से, तो ये मल्टीप्लाई हो गया दरमियान में, फिर प्लस, फिर ये के वाला कंपोनेंट है हमारे पास और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वन। इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साथ में वन लिखा हुआ है, यानी वो माइनस वन बन जाएगा। तो माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये कंपोनेंट। बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, टी स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करें, इधर सिंप्लीफिकेशन करें तो ये टी स्केयर इस टी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आप ये आ गया T4 माइनस टू टी, ठीक है, एक टी स्क्वायर भी रह गया, T4 टी स्क्वायर माइनस टू टी और माइनस वन, ये आपका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड हो गया। तो इसी तरह अगर आप नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है तो उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ठीक है, ये हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया, ठीक है, इधर आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे। पहले एफ ऑफ टी है तो पहले एफ़ वाले कंपोनेंट लिखेंगे, यानी एफ़ में आई वाला कंपोनेंट क्या था टी स्क्वायर, जे वाला क्या था टी माइनस वन, के वाला कंपोनेंट आपके पास ये आ गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। इसी तरह फिर जी वाले वेक्टर के कंपोनेंट हम लिखेंगे, हमने जी वाले के वेक्टर कंपोनेंट लिख लिए। और यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करना आता है, ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे बाय, यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे इसको बाय रो वन, ठीक है, यानी कि आई वाला, ये आई से हम एक्सपेंड, ये आई आ गया, इस ये आई जिस रो में और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें, यानी ये इस रो को छोड़ दें, इस रो को छोड़ दें और इस कॉलम को छोड़ दें। बाकी जो आपके पास टर्म्स रह जाएंगी ना, ये चार टर्म, इनका डिटर्मिनेंट आपने लिखना है, ये मैंने डिटर्मिनेंट लिख लिया। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, नेक्स्ट आपके पास आएगा जे, जे के साथ हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि एक प्लस के प्लस होता है, फिर माइनस होता है और फिर प्लस होता है।
जब इसके साथ माइनस लगाएंगे, अब इस जे को इस रो में इसको छोड़ दें और इस कॉलम में इसको छोड़ दें, तो बाकी टर्म्स रह गई हैं टी स्केयर प्लस वन और ये, यानी ये इनका हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लस के आएगा। ठीक है, अब ये के जिस रो में है और जिस कॉलम में है हम उसको छोड़ देंगे, बाकी प्रीवियस एलिमेंट का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अब ये डिटर्मिनेंट आपने एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर माइनस आएगा दरमियान में, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें भी क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस दरमियान में आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनको सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने। तो आप देख सकते हैं अगर इनकी आप सिंप्लीफिकेशन करना शुरू करें, तो ये आई वाला ही है, इधर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है और ये सारी मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें, फिर सब में सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर आएगा, यानी मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, यानी अगर आप देख सकते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो यही आपका आंसर होगा। और आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर बन गया दोबारा से। ठीक है, यानी आपने जो आंसर फाइंड किया वो दोबारा एक वेक्टर बन गया है। क्यों? क्योंकि हमने फाइंड किया है एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी, यानी हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किया है, तो इसका मतलब यानी कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, जब आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर भी आपके पास एक वेक्टर ही आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 9, सेम उसी तरह से आप देखें तो आपने अब फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करके फंक्शन का, यानी आपके पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी देख लें प्राइम फाइंड करना है, फिर उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है और उसका स्केयर लेना है। आपको पता है जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, हमने अभी अभी डिटर्मिनेंट की क्या डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड की क्या डेफिनेशन की है कि A1 का स्केयर प्लस A2 का स्केयर प्लस A3 का स्केयर और स्केयर रूट, ये किसका आंसर होता है, A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन आपको पता है अगर हम A का यानी इधर इधर स्केयर कर लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, A1 का स्केयर प्लस A2 का स्केयर प्लस A3 का स्केयर। तो इस तरह से आप इसके यानी हम इसमें फाइंड कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड का स्केयर। लेकिन उससे पहले हमें इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास फंक्शन है, सबसे पहले तो ये सिंपल आपका क्वेश्चन गिवन है, कहता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये टी का फंक्शन है ना, तो टी के लिहाज से ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे। तो आपको पता है कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, फिर इसी तरह ये जो साइन है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज। फिर इसी तरह ये जो टी स्केयर और सीकेंड टी है, टी स्केयर और सीकेंड टी, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। ये दो फंक्शन का हमारे पास प्रोडक्ट हो रहा है। तो जब प्रोडक्ट हो रहा हो तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला कौन सा लग जाता है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहला फंक्शन सेम, ये देखें ये सेम हो गया। ठीक है, डेरिवेटिव हम किसका करते हैं, ये सेकंड वाले का, इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे ना तो ये आंसर आएगा आपके पास सीकेंड टी टेंजेंट टी, यानी कि सीकेंड टी का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, वो हमारे पास क्या होता है, सीकेंड टी और टेंजेंट टी। तो वो हमने डेरिवेटिव फाइंड करके लिख लिया। फिर दरम्यान में आएगा प्लस, अब सीकेंड टी वैसे ही रहेगा, यानी ये वाला फंक्शन है वैसे ही रहेगा। अब आपने टी स्केयर का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो टी स्केयर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाता है, यानी कि टी स्केयर का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, 2t के इक्वल होता है। उसकी जगह ये लग जाएगा। अब आपने ये सारा डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, आप देख सकते हैं ये आई वाला कंपोनेंट है। ठीक है, ये आपके पास आई वाला कंपोनेंट है, ये जे वाला कंपोनेंट है, और ये सारा आपके पास के वाला कंपोनेंट है। तो अब इसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड कैसे होता है, आई वाले कंपोनेंट का स्केयर, ठीक है, आई वाले कंपोनेंट का स्केयर, जे वाले का स्केयर और सारा के वाले का स्क्वायर करेंगे आप। तो जब आपने ये आई वाले का स्केयर किया वो तो आ गया साइन स्क्वायर टी। इसी तरह जब जे वाले यानी इसका आ गया आपके पास साइन स्क्वायर टी, ये कॉस स्क्वायर टी, इसको मज़ीद अभी सिंप्लीफाई करने वाला है, ये वाला ये सिंप्लीफाई हम करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलके तो आपको पता है किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बन जाएगा। इसको अब सिंप्लीफाई करना है, यानी सिंप्लीफाई करने के लिए भी
हम इसमें क्या, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करने से पहले हमने फाइंड करना था एफ ऑफ टी का मैग्नीट्यूड, तो फाइंड कर दिया, उसका स्केयर भी करना है। जब इसका आप स्केयर करेंगे तो आपके पास असल में इस तरफ से ये स्केयर रूट जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये टर्म आ जाएगी और यही आपका आंसर है, क्योंकि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। जितना आप सिंप्लीफाई कर सकें आपने उतना सिर्फ उसको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या फाइंड करना है कि आपने जो भी फंक्शन गिवन है, ठीक है, जस्ट उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये डबल डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करेंगे, पहले एक दफ़ा आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये सारा आपका क्वेश्चन है, आपने इसका डेरिवेटिव करना है, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है आई वाले कंपोनेंट का आप अलहदा से डेरिवेटिव करेंगे, जे वाले का आप अलहदा से डेरिवेटिव करेंगे और के वाले का अलहदा से डेरिवेटिव करेंगे। इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, यानी आप देख लें टी स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, ठीक है, और 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा बस, और -1 का डेरिवेटिव 0। फिर आपने ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा, यानी ये डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 6t और इसका हो जाएगा 0। फिर आप इसका डेरिवेटिव करें तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि सिर्फ -6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें मज़ीद, यानी अरेंज करके लिख लें जस्ट, तो ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड कर लिया। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो अब इसका डेरिवेटिव दोबारा से करना है आपने। 2t का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 2t का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। 6t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास 6, और ये -6 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0 आएगा। तो ये आपका सिंपल फॉर्म में डबल डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें तो जैसे अभी हमने ये बात सीखी है कि हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। अब आपने करना ये है कि ये जो फंक्शन गिवन है इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। जैसे आप देख सकते हैं ये फंक्शन गिवन था, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है -साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, और 8 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। फिर अगेन अगेन हम दोबारा से डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू टी, तो माइनस साइन, माइनस तो वैसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव -साइन और 0 का डेरिवेटिव 0 ही रहेगा। तो इस तरह आपने डबल डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया और सिंगल डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया। असल में क्वेश्चन आपने करना क्या था, आपने ये शो करना था कि ये इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा 0 आंसर आएगा। तो चेक करते हैं डॉट प्रोडक्ट करके, तो ये आपने पहले लिख लिया एफ़ वाला यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और ये सेकंड डेरिवेटिव, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाला और ये सेकंड डेरिवेटिव। तो डॉट प्रोडक्ट अभी आपको मैंने बताया कि हम एक्स वाला आई वाला कंपोनेंट जो है उसको आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देख लें आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई हो गया, जे वाला जे वाले से और के वाला के वाले से। तो ये बन गया आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन कॉस, ठीक है, और इधर माइनस, ये माइनस और प्लस माइनस, ठीक है, और साइन कॉस, ये तो वैसे ही 0 है, ठीक है। तो ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में कैंसिल हो के आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0 आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसी तरह से फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी, ठीक है। आपने क्या करना है कि एफ़ प्राइम ऑफ टी निकालना है, एफ डबल प्राइम ऑफ टी निकालना है। अब इस केस में जस्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में चेंज ये है कि एट टी इज़ इक्वल टू 0 एंड एट टी इज़ इक्वल टू 5/2। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन हमें गिवन था एफ ऑफ टी, ठीक है, आपने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका मतलब डेरिवेटिव करने का मतलब है कि जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टी का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1 और माइनस वैसे ही साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस, यानी ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। इसी तरह 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, तो इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कॉस का डेरिवेटिव आएगा आपके पास -साइन, ठीक है, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। फिर इसी तरह जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे कॉस का डेरिवेटिव तो आ गया -साइन, लेकिन ये दो फंक्शन है, एक टी और एक साइन टी। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक टी देख लें आप, पहला फंक्शन सेम वैसे का वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस,
दरमियान में प्लस, फिर अब साइन वैसे का वैसे ही है, ठीक है। और टी का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लें, ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ गया। उस फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने फाइंड करना था एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो और टी इज़ इक्वल टू पाई बाई टू। अब इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे भी आपके पास टी आ रहा है, एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो का क्या मतलब है, जहाँ जहाँ पे भी टी आ रहा है वहाँ वन लगाएं। तो ये देख लें, ये कॉज ऑफ टी की जगह पे सॉरी ज़ीरो लगाएं। तो जब ज़ीरो लगाओगे कॉज ज़ीरो किसके इक्वल होता है, कॉज ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन, तो उसकी जगह पे क्या आ गया, वन आ गया। साइन जब इधर ज़ीरो लगाओगे तो कितना आंसर आएगा, ज़ीरो, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। इसी तरह टी की जगह पर आप जब ज़ीरो लगाओगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, कॉस टी इसकी जगह ज़ीरो लगाओगे तो वो तो बेशक वन आएगा, लेकिन टी की जगह ज़ीरो लगाने से ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह आपने ये फाइंड कर लिया एफ प्राइम ऑफ टी एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो ज़ीरो आ गया आपके पास। और ज़ीरो ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। ज़ीरो ज़ीरो जब आपके पास आएगा तो असल में ये ज़ीरो वेक्टर या फिर इसका क्या नाम है, नल वेक्टर। यानी ये जो आपके पास आया है ये ज़ीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर इसका नाम है। तो इसी तरह फिर आपने इसी को क्या करना है, इसी को आपने एट टी इक्वल टू पाई बाई टू पे फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ पे अब टी था इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव में, जहाँ जहाँ टी था वहाँ क्या लगा दें, पाई बाई टू लगा दें। एक बात देखें कि पाई बाई टू का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये भी चीज़ है कि अगर आपके पास पाई बाई टू का मतलब है 90 डिग्री, तो इसी तरह कॉज ऑफ 90, कॉज 90 जो होता है वो ज़ीरो होता है और साइन 90 जो है वो वन पे इक्वल होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ उसके मुताबिक आप लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। अब ये ज़ीरो वेक्टर नहीं है ये, बल्कि एक वेक्टर है जिसमें आई कंपोनेंट वन है, जे कंपोनेंट वन है और के कंपोनेंट ज़ीरो है। तो ये आपने एफ ऑफ टी यानी कि डेरिवेटिव को टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे फाइंड कर लिया और टी इज़ इक्वल टू पाई बाई टू पे फाइंड कर लिया। इसी तरह अब आपने सेकंड डेरिवेटिव जो था उसको भी इसी तरह से आपने फाइंड करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास अभी हम फाइंड करेंगे। तो जो आपने पहला डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है उसको कि दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, यानी इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें। तो वन का तो डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो माइनस कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन। इसी तरह नेक्स्ट साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। और ये यहाँ पे दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी टी का डेरिवेटिव अगर करें तो वो वन आ जाएगा, कॉस का वैसे का वैसे ही। फिर हम क्या करेंगे, टी वैसे का वैसे ही लिख दिया, ठीक है। और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। इस तरह आप इसका डेरिवेटिव कर लिया हमने। फिर दोबारा इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आपने क्या करना है, इसमें टी की जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ पे आपने एक दफ़ा ज़ीरो लगा के चेक करना है, और जहाँ जहाँ भी टी होगा वहाँ पे पाई बाई टू लगा के आपने चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, ये आप खुद करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी, ठीक है। आपने उसका एक दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करना है और सिंपल फंक्शन यानी ये जो गिवन है फंक्शन ये इसको, और जो आप एक दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उनका आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपने उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट मैंने करना आपको बता दिया, आई वाला कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई होगा और के वाला के से मल्टीप्लाई होगा। ये आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम उसका आंसर लिख देंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये क्वेश्चन नंबर 13 तक ही रखते हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को समझें, डॉट प्रोडक्ट को समझें, क्रॉस प्रोडक्ट को समझें। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।